नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से एमसीक्यू में 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर में 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर में 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर में 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आने वाला है। तो इस चैप्टर से टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। प्रकाश यानी कि लाइट। जब हम लोग किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें वहाँ की रखी वस्तुएं नहीं दिखाई देती, लेकिन जब हम लोग उस कमरे में किसी टॉर्च या मोमबत्ती के सहारे जाते हैं तो हमें वहाँ की रखी हुई वस्तुएं अच्छी से दिखाई देने लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें दूसरी वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। आज का हमारा पहला टॉपिक है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं, ये हमारे घरों में होता है। अब प्लेन मिरर की कुछ विशेषताएं हैं, तो चलिए देखते हैं कि प्लेन मिरर की क्या क्या विशेषता है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। जब हम लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब शीशे के पीछे बिल्कुल सीधा ही बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि अगर शीशे के सामने कोई वस्तु 3 मीटर की है तो शीशे के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब भी 3 मीटर का ही बनता है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। यानी कि अगर कोई वस्तु शीशे के सामने 5 मीटर की दूरी पर रखा है तो शीशे के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब 5 मीटर की दूरी पर ही बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक को हम लोग अपने छोटे क्लासों में भी पढ़े हैं, एक बार फिर से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका 2 नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल पर होते हैं। यानी कि जो है ये है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में एक अभिलंब होता है, एक नॉर्मल होता है जो एक इमेजिनरी लाइन होता है। ये तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और इसका दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण कहने का मतलब है कि ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इन दोनों के बीच के कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग R से डिनोट करते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, यानी कि I = R होता है। यहाँ तक सब क्लियर है? ओके। इसके बाद हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक कांच का बॉल है जो अंदर से पूरी तरह से खोखला है। अब इस बॉल को हम लोग साइड से काट देंगे, तो काटने के बाद जो हमें पार्ट मिलेगा वो इस ब्लू कलर के पार्ट के जैसा होगा। तो ये जो ब्लू कलर का पार्ट है इसी को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार का हो सकता है, अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। पहले हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। जिस गोलीय दर्पण में परावर्तन अंदर की ओर धंसे हुए तल से होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है वो एक अवतल दर्पण होता है। ये जो पीछे लाइन किया गया है ये सब, इसका मतलब है कि इसको पीछे से पॉलिश किया गया है। अवतल दर्पण का मतलब होता है कि जो उसका परावर्तक तल होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, और इस दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक तल के सामने होता है। इस पॉइंट को हम लोग थोड़ी देर बाद अभी समझेंगे। उत्तल दर्पण का मतलब होता है कि जिस गोलीय दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी कि जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं।
और इसका वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे होता है। इस पॉइंट को भी हम लोग थोड़ी देर बाद अभी समझेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा अवतल दर्पण है और कौन सा उत्तल दर्पण है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रिक बताऊँगा, आप लोग उसको याद रखेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो और आपके सामने एक बहुत बड़ा दर्पण रखा हुआ है। हमें नहीं पता कि वो दर्पण अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। अब आप उस दर्पण के सामने चले जा रहे हो तो आपको एक अंदर की तरफ धंसा हुआ सरफेस देखने को मिलता है, तो वो होगा एक अवतल दर्पण, एक कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है। और मान लो कि आपके सामने एक और दर्पण रखा हुआ है। अब जब आप उसके सामने चले जा रहे हो तो आपको एक बाहर की तरफ निकला हुआ सरफेस देखने को मिलेगा, तो वो होगा एक उत्तल दर्पण, एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है। पहले ये बताओ कि ये जो दर्पण दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा दर्पण है। ये एक अवतल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ठीक है। जो पहला डेफिनेशन है वो है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो तुम्हारे हाथ में बॉल था, कांच का बॉल, उसका जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को हम लोग इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। और अभी मैंने जो बताया कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक तल के सामने होता है, यानी कि इस इमेज में हम लोग देखें कि ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है। तो इसका जो वक्रता केंद्र है ये परावर्तक तल के सामने है। अवतल दर्पण का परावर्तक तल तो ये है ना, तो इसका जो वक्रता केंद्र है उसी के सामने है। और यही जो डेफिनेशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये उत्तल दर्पण के केस में भी वही होगा, बस इमेज चेंज हो जाएगा। उत्तल दर्पण के केस में इमेज कुछ इस तरह का होगा और उत्तल दर्पण के केस में जो परावर्तक तल है वो ये है। जिस साइड पॉलिश किया गया है, यानी कि जिस साइड ये सब शेडेड लाइंस है, इसका मतलब है कि वो परावर्तक तल नहीं है। ठीक है। तो उत्तल दर्पण के केस में परावर्तक तल ये है, तो इसका वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे है। ठीक है। इस बात को याद रखना होगा। हम लोग इस टॉपिक में पढ़े थे कि इसका वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे होता है, यानी कि इस पॉइंट पर होता है, और इसका परावर्तक तल इस तरफ है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव क्या होता है। ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, इसका जो मिड पॉइंट है, यानी कि जो ये पी पॉइंट है, इसी पी पॉइंट को हम लोग कहते हैं ध्रुव, पोल। और इस पी पॉइंट से लेकर ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट का मतलब है वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उस दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्य, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारा टॉपिक है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। जो सरल रेखा, जो स्ट्रेट लाइन वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। जैसे कि यहाँ पर ड्राइंग में दिखाया गया है, यह है प्रिंसिपल एक्सिस, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है। ठीक है। और इसके बाद है दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। ये जो दर्पण का व्यास है m से लेकर m डैश, ये है दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। अभी जो हम लोगों ने ये सब डेफिनेशंस को जो पढ़ा, ये उत्तल दर्पण के केस में भी वही होता है, बस इमेज चेंज हो जाता है। ठीक है। और जो हम लोगों ने अभी डेफिनेशंस को पढ़ा उसका यहाँ पर डेफिनेशन को मैंने यहाँ पर लाइन में लिख दिया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। ये सब डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो है मुख्य फोकस का। मुख्य फोकस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो देखते हैं कि मुख्य फोकस का मतलब क्या होता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई किरण, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समानांतर आती है और जब दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। और अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस F पर वास्तव में मिलती है, जबकि उत्तल दर्पण की किरणें फोकस F से आते हुई प्रतीत होती है। इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पर अवतल दर्पण के केस में क्या होता है कि जो समानांतर किरणें आती हैं तो वो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस, और ऐसा देखने में लगता है कि वो सारी किरणें जाकर फोकस पर मिलती है। लेकिन उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है कि जो समानांतर किरणें आती है तो परावर्तन के पश्चात जो किरणें परावर्तित होती है, ये जो किरणें परावर्तित होती है उसको देखने से ऐसा लगता है कि ये किरणें F से चली हुई आ रही है। ये सब किरणें, ये जो परावर्तित किरणें हैं वो F से निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो यही इस पॉइंट में कहा गया है। अब इसके बाद है अतः अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक तथा दर्पण के सामने होता है तथा उत्तल दर्पण का फोकस आभासी तथा दर्पण के पीछे होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो दर्पण के सामने होता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, और उत्तल दर्पण के केस में फोकस दर्पण के पीछे होता है। जिस तरह वक्रता केंद्र में अवतल दर्पण के केस में वक्रता केंद्र सामने की ओर होता है और उत्तल दर्पण के केस में वक्रता केंद्र पीछे की ओर होता है, उसी तरह फोकस के केस में भी यही होता है। अवतल दर्पण में फोकस सामने की ओर होता है और उत्तल दर्पण में फोकस पीछे की ओर होता है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद फोकस दूरी है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ कहते हैं। यानी कि ये जो फोकस का जो पॉइंट है, फोकस से ये जो पोल है ध्रुव, इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी। ठीक है। और इसे हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है। इस वीडियो का जो नोट्स दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।